आइए सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां विचारों का महामंच पंचायत आज तक सज चुका है। साथ ही हमारे तमाम रिपोर्टर जो घूम रहे हैं पंचायत स्तर पर, वह यूपी की आंखें खोल दे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों के जहन में जो सवाल है वो हम लोग लगातार, उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट पे जाएं तो उसमें आप यूपी पंचायत जब आप लिखेंगे तो उसमें वो आ जाएगा, लोग क्या अलग अलग हिस्सों में सोच रहे हैं तमाम जिलों में। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी आ गए हैं। आपका अखिलेश जी स्वागत है, आप कृपया मंच पे आएं। और मेरे ख्याल से आप माइक संभालें और अपनी बात से शुरुआत करें, है ना? सवाल पहले पूछेंगे आप। पंचायत आज तक और जहां लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा हो और समाजवादियों को अपनी बात रखने का मौका मिला हो, और सामने मैं जिन लोगों को देख रहा हूं, कोई बात अगर मैं कहूंगा तो उसका मुझे जवाब भी देना पड़ेगा। 4 साल से ज्यादा समय गुजरा है, समाजवादी सरकार ने काम किया और अपने कामों को जमीन तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि पंचायत के स्तर पर या गांव के स्तर पर आपकी क्या उपलब्धि है, लोगों ने क्या समझा है, मैं समझता हूं वही लोकतंत्र की ताकत बनती जा करके। अगर हम देखें, कम से कम समाजवादी सरकार ने जो हमारे सामने घोषणा पत्र था, जो नेताजी ने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बनाया घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र को कैसे हम लागू करें और जमीन तक पहुंचाएं अपनी पॉलिसियों के माध्यम से, और संसाधन कैसे जुटें उसके लिए। क्योंकि अगर बजट नहीं होगा और आप कुछ काम करना चाहते हैं जो घोषणा पत्र में हो, वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसा कि हम मानते हैं कि हमारा प्रदेश आबादी में सबसे बड़ा है। अगर हम आबादी का हिसाब किताब लगाएं और आबादी के अनुसार दूसरे देशों से या प्रदेशों से तुलना करें, तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया के 5वें या 4थे नंबर पर हमारा प्रदेश माना जाएगा। जो समस्याएं हैं, मैं ये नहीं कहता कि केवल उत्तर प्रदेश में ही वो समस्याएं हैं, और प्रदेशों में भी वही समस्याएं हैं। और वहीं अगर हम देखें गांव की जो समस्या हैं, अमूमन अगर हम देखें, उनके बीच जाएं और पहुंचें और जानकारी करें, तो लगभग एक सी नजर आती है कि हमारी नाली नहीं बनी, हमारे कार्ड जो बनने चाहिए थे वो कार्ड नहीं बने, पेंशन नहीं मिली, और पेंशन के लिए ये दिक्कतें आ रही हैं, ये समस्या है हमारे सामने। वहीं हमारे सामने अगर ये हो कि घोषणा पत्र लागू करना है और प्रदेश को आगे ले जाना हो, तो वहीं समाजवादी सरकार ने और हमने कोशिश की है सरकार में रह करके कि अपना घोषणा पत्र लागू करें, और वहीं जो जिम्मेदारी है कि प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, जिसमें सड़क, बिजली, पानी है, स्वास्थ्य और पढ़ाई का इंतजाम। तो कम से कम मैं कह सकता हूं इतने वर्षों में समाजवादी ने काम कर करके दिखाया है, और आज इस स्थिति में हम पहुंचे हैं कि कह सकेंगे कि देश में अगर सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे अगर कहीं बन रहा है और एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे कहीं बन रहा है तो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, और हम कोई जमीन किसी बिल्डर या किसी उसको नहीं दे रहे हैं उंगली उठाने के लिए। कोई अगर काम करना चाहे, वह किसी रूप में करना चाहे, तो वो सीधे किसान से बातचीत करे। और कम से कम जब देश इस बात की बहस कर रहा था क्या किसानों से जमीन कैसे ली जाए, उसके लिए कानून में संशोधन क्या हो, क्योंकि पहली सरकार ने कोई कानून बनाया था, दूसरी सरकार आ गई केंद्र में, वो कहती कि पहली बनाया हुआ कानून अच्छा नहीं है, हमारा जो होगा वो कानून बेहतर होगा। उस बहस के दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोगों ने अपने अधिकारियों के उनके सहयोग से सबसे ज्यादा लैंड एक्विजिशन कर करके और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जमीन पर उतार दिया। आने वाले समय में मैं कह सकता हूं कि तारीख मैंने तय की है कि 2 अक्टूबर को वो एक्सप्रेसवे खुल जाएगा। वो लोगों के लिए हम खोलने के तैयार हैं, और एक्सप्रेसवे के किनारे हम मंडियां बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बड़े बड़े शहरों में सामान कैसे पहुंचेगा, हमारे किसान को कैसे लाभ पहुंचेगा। मैंने कोई टाउनशिप नहीं वहां डेवलप की, हाँ, लेकिन मंडियां बनाई है मैंने। वहां आलू की मंडी बनने जा रही है, सबसे बड़ी 100 एकड़ में आलू की मंडी बना रहे हैं। दूध के उत्पादन के लिए दूध की मंडी बनेगी, फल और सब्जी की और अनाज की मंडी बनाने जा रहे हैं। और यही एक्सप्रेस केवल यहां नहीं रुक जाएगा। हमने इस बजट में इंतजाम किया 1500 करोड़ रुपए। मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत जल्दी आगे का हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का है उसको भी जोड़ देगा। 1500 करोड़ सभी जिलाधिकारियों पर जिसके यहाँ से जितनी जमीन को एक्वायर करना उसके हिसाब से पैसा पहुंचा चुके हैं।
तो देश में उदाहरण पेश किया है कि एक्सप्रेस वे बन सकता है और लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे होगा और गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर करेगा और शहरों को जोड़ने का काम करेगा। जहां देश की राजधानियां जुड़ रही हैं, देश की राजधानी से उत्तर प्रदेश की राजधानी जुड़ रही है, वहीं गांव और शहर जुड़ रहे हैं। तो अगर शहरों की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो वो हमारे गांव की भी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। इसी तरह मेट्रो जैसी चीज केवल लखनऊ में नहीं, मैं देश में कह सकता हूं कि कोई भी प्रदेश अपने यहां पर इतने बड़े पैमाने पर मेट्रो नहीं बना रहा। नोएडा में सरकार बना रही है, गाजियाबाद में हम बना रहे हैं और वहीं लखनऊ में शुरुआत कर दी है। कानपुर का लगभग डीपीआर हमारा तैयार है, बहुत जल्दी काम वहां भी शुरू कर देंगे। और मैंने कई मौकों पर कहा कि अगर मैं होम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में मेट्रो चला रहा हूं तो मेरे आने वाले समय में यह भी होगा कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में मेट्रो चले, और बिना समाजवादियों के मैं समझता हूं वहां नहीं चल पाएगी। इसलिए वहां की भी तैयारी कर दी। दूध का उत्पादन कैसे बढ़े, हमारा पराग, बहुत कम लोग जानते होंगे कि पराग अमूल से भी पुराना है, लेकिन पराग में जो बुराइयां थी जिसकी वजह से पराग बर्बाद हो गया, कम से कम हमने किसानों का भुगतान शुरू कर दिया, नए प्लांट लगाना शुरू कर दिए हैं। और देश में कह सकता हूं कि कामधेनु डेयरी के बाद और मिनी डेयरी के बाद उत्पादन में, दूध पैदावार में, उत्पादन में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश बन करके आया है। किसानों के भुगतान चाहे गन्ने का हो, चीनी का उत्पादन हो, उत्तर प्रदेश आगे है, नंबर 1 पर है। इसी तरह चाहे हम समाजवादी पेंशन दे रहे हों, उसमें भी उत्तर प्रदेश आगे आया है और आज 55 लाख महिलाओं को सीधे सीधे अकाउंट में हम उनके समाजवादी पेंशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं जो जिला मुख्यालयों को जोड़ने की रोडें थी, हमने टारगेट किया है, फिक्स किया है और पूरा रिव्यू मीटिंग कर करके ये किया है कि जिला मुख्यालयों को 4 लेन से कैसे जोड़ दें, और उस पर भी काम तेजी से शुरू किया है, जिसमें कि मैंने खुद उद्घाटन जाकर के किया है, सड़कों पर चल करके किया है। बहराइच और सरावस्ती जहां 2-2, 3-3 घंटे लगते थे, आज 20 मिनट या 25 मिनट में आप बहराइच से सरावस्ती पहुंच सकते हैं। एक सड़क ऐसी मानी गई जो हिस्ट्री चैनल पे भी आई और बड़े चैनलों पे दिखाया गया कि दुनिया की अगर सबसे खराब सड़क मानी जाएगी तो वो होगी कालपी से लेकर के हमीरपुर। मैंने शुरुआत की और उस सड़क कर को आज बना करके तैयार कर दिया है, हमीर और कालपी के बीच में दूरी कम कर दी। इसी तरह इटावा मैनपुरी सड़क बना दी, मुरादाबाद से संभल बना दी, अमरोहा से जोआ सड़क बना दी, जोया। इधर हमने मुजफ्फरनगर वाया देवबंद सड़क बनने जा रही है और सहारनपुर को जोड़ने वाली 4 लेन है। वाराणसी लेकर के सोनभद्र को 4 लेन से जोड़ने का काम किया है। इधर भदोही से लेकर के बाबतपुर 4 लेन से जोड़ने का काम किया। उसके आगने वाले समय में मिर्जापुर कैसे 4 लेन से जुड़ जाए, तो वो भी काम हम कर रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी 4 लेन बनाने का काम किया है और फिक्स किया है कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में ऐसा प्रदेश बने जिसके जिला मुख्यालय कम से कम 4 लेन से कनेक्टेड हों। क्योंकि हमारा मानना है, अगर वो कहावत ठीक है कि सड़कों ने अमेरिका को बनाया और अमेरिका ने सड़क बनाई और सड़क ने अमेरिका को बना दिया, वहीं हम कह सकते हैं कि इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। कम से कम ये व्यवस्था सरकार ने की है। आज हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। एक कानून व्यवस्था का सवाल जो उठता है उस पर भी जिस तरीके से 108, 102 है, मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को ये भरोसा है कि अगर फोन किया जाता है तो उनके घर में एम्बुलेंस पहुंच जाती है, गांव में एम्बुलेंस पहुंच जाती है। इस तरह 1090 पावर वुमेन लाइन महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिया है। मुझे खुशी है कि लाखों लाख महिलाओं ने उस पर कंप्लेंट की और आज इस स्थिति में हम कि तमाम समस्याओं का समाधान किया है उसके माध्यम से। इसी तरह डायल 100 कैसे बेहतर हो, क्योंकि दुनिया में तमाम मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इमरजेंसी सर्विस को बहुत बेहतर किया है। उनकी इमरजेंसी सर्विस की वजह से वहाँ जानें भी बचती हैं, बहुत सी घटनाएं भी बचती हैं, बहुत वालों को जान भी बचा लेते हैं। तो हमने टीम बना करके यहाँ पर और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को उनको जिम्मेदारी दे करके दुनिया के जो बेहतरीन इमरजेंसी सर्विसेज नंबर हैं 999 और 990 उनको देख करके आकर के, और प्रोफेसर वेंकट को हमने अपने साथ लिया है और आज स्थिति में है कि आने वाले समय में 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश डायल 100 नंबर प्रदेश के किसी भी हिस्से से आप फोन करेंगे, पुलिस पहुंचेगी, FIR दर्ज होगी। कम से कम ये भरोसा जो 108, 102 पर है, ऐसा ही भरोसा डायल 100 पर पहुंचने का काम होगा। वहीं लैपटॉप हमने बांटा है और डिजिटल इंडिया की बात हो, लेकिन अगर लैपटॉप हिस्सा उसका ना बने, हमने कम से कम लैपटॉप बांट करके दिखा दिया। कोई भी उंगली नहीं उठने दी सरकार पर। और आज स्थिति में है कि 17 लाख लैपटॉप गांव में नौजवानों के बीच में पहुंचा है। ये अलग बात है क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वोट के माध्यम से यहाँ पहुँचते हैं। हमने भी थोड़ी सी समझदारी की और लैपटॉप पे कम से कम ये इंतजाम किया कि कोई भी लैपटॉप खोलेगा तो हमारी फोटो और नेताजी की तस्वीर जरूर देखेगा, और अगर कोई नेताजी की तस्वीर हटा दे
हमारी कोशिश करेगा तस्वीर हटाने के बाद, तो उसके बाद उसके हाथ में लैपटॉप ठीक ठाक नहीं बचेगा, उसे दोबारा ठीक कराने जाना पड़ेगा और शायद ठीक नहीं होगा। तो कम से कम ये उदाहरण पेश किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। जहाँ सड़कों के बारे में मैंने बताया, वहीं बिजली के क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत कम मुख्यमंत्री ऐसे रहे होंगे जिन्होंने किसी प्लांट का शिलान्यास किया हो और उद्घाटन करने का भी मौका मिला हो। हमने कम से कम जो पावर डिमांड थी हमारी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी और जो उत्तर प्रदेश में उपलब्धता थी, हमने दुगनी उपलब्धता करने का काम किया है। जहाँ 7,000 8,000 मेगावाट केवल उपलब्ध हो रही थी उत्तर प्रदेश में बिजली, आज हम 18,000 16,000 17,000 मेगावाट उपलब्ध करा रहे हैं बिजली, जिसमें जनरेशन में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाए हैं। जनरेशन में जो प्लांट लगे हैं 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट, इतनी रफ्तार से, इतनी तेजी से कभी उत्तर प्रदेश में नहीं लगे होंगे जहां हम लोगों ने लगा करके दिखा दिया। आने वाले समय में जनरेशन और कैसे बढ़े, 3 बहुत सारे बड़े प्लांट हमने टेंडर किए हैं, हो सकता है बहुत जल्दी उसके भी टेंडर खुलेंगे, तो नए 3 पावर प्लांट भी बनना शुरू उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। जहां ट्रांसमिशन लाइन्स पे काम किया है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे काम किया है, कई शहरों को अंडरग्राउंड किया है। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के नेता धरने पे बैठ गए थे वहां पर बनारस में, और इसलिए धरने पे बैठ गए थे कि उनको बिजली नहीं मिल रही है, और वो आरोप भी ये लगा रहे थे कि अपने क्षेत्रों में आपने 24 घंटे बिजली दे दी। हालांकि हाई कोर्ट में भी वो मामला है, हम सफाई दे रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं एफिडेविट के माध्यम से। मैंने कहा कि बुजुर्ग दादा, आप बहुत बुजुर्ग हैं, हम नहीं चाहते कि आपको हम खो दें, आप भूख हड़ताल खत्म करिए, आप जो चाहते वो हमारे पास आइए। उन्होंने कहा हमें बिजली 24 घंटे दे दो। आज मैं कह सकता हूं कि जहां और शहरों को दिया है, कुछ धार्मिक स्थानों पे, टूरिस्ट स्पॉटों पे 24 घंटे बिजली है, बनारस में भी उत्तर प्रदेश की सरकार 24 घंटे बिजली देने का काम कर रही है। तो बिजली के क्षेत्र में परिवर्तन लाए हैं, दूध का उत्पादन बढ़ाया है, एक्सप्रेस वे दिया है, मेट्रो दिया है, और कम से कम संतुलन बनाया है। अगर हमने शहरों को काम किया है तो वो गाँव में भी काम कर रहे हैं, और अगर हमने मेट्रो पे काम किया, एक्सप्रेस वे पे भी काम किया है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि साइकिल ट्रैक भी बनाने का काम किया है। कम से कम लखनऊ और आगरा 2 शहर ऐसे हैं जहां कोशिश कर रहे हैं, जो इलाके हमारे चौड़े हैं, जहां सड़क पे साइकिल ट्रैक बन सकता है। और मैं ये कह सकता हूं, मुझे खुशी इस बात की है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंजीनियर्स ने कम से कम साइकिल ट्रैक कैसे बनी, क्योंकि एक बार साइकिल ट्रैक बनाया, हमारा एक्सपर्ट था, टेक्निकल एक्सपर्ट हमने रखा था अपने साथ, कि अर्बन एरिया में कैसे साइकिल ट्रैक बने। इंजीनियर्स ने कुछ गड़बड़ कर दी। मैंने कहा ये तब तक आपको अनुभव नहीं होगा जब तक खुद साइकिल आप ना चलाएं। मैंने उस इंजीनियर से कहा कि आप साइकिल चला के दिखाओ इस ट्रैक पर, और जब साइकिल चलाई उसने, तो वो समझ गया कि उसने कहाँ कहाँ कमी की है, कहाँ कहाँ कमी छोड़ी है। तो कम से कम लखनऊ में हम आने वाले समय में 200 किलोमीटर साइकिल ट्रैक शहर की आबादी के अंदर बनाएंगे। इसी तरह टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, हो सकता है लोग कहें कि भाई अपने इलाके में क्यों साइकिल ट्रैक बना दी। मैं आगरा से और लाइन सफारी को जोड़ने वाला जो रास्ता है, जो एक ज़माने में दूसरे लिए पहचान थी, वो साइकिल हाईवे बनाने जा रहा हूँ। काम शुरू हो गया है और मेरी कोशिश होगी कि अक्टूबर में वो साइकिल हाईवे भी मैं शुरू कर दूँ। देश का पहला साइकिल हाईवे जो आगरा से शुरू होगा, चंबल के किनारे जाएगा, चंबल से बटेश्वर पहुंचेगा, और बटेश्वर से लाइन सफारी, यमुना के किनारे वो 190 किलोमीटर का जो बाइसिकल हाईवे बना रहे हैं। मैं समझता हूँ देश में एक उदाहरण पेश किया है कि हाँ, बाइसिकल हाईवे भी बन सकते हैं। कम से कम साइकिल चलाने वालों के लिए सुरक्षित स्थान देने का काम किया है। मैं समझता हूँ 4 साल 4.25 साल में बहुत काम किया है हर क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे बजट है, बहुत सारे और इंतजाम किए हैं, क्योंकि आपके सवाल भी बहुत सारे होंगे, इसलिए बाकी समय, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो लिख करके, तो मैं जानता हूं कि कोई बात आप भूल न जाओ इसलिए लिख रहे हो। कम से कम हमें अपनी सरकार की सब चीज़ें याद हैं, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि जो सवाल आप करोगे वो मैं सवाल का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आज तक के लिए बहुत बधाई। और क्योंकि क्रिकेट के हमारे खिलाड़ी हैं, हमने साथ साथ क्रिकेट भी खेली है, कई बार बातचीत भी की है क्रिकेट की। ऐसा प्रदेश पहला होगा कि जहाँ पर अधिकारी और नेता मिलकर के क्रिकेट खेलते हों, और ये भी अच्छी बात है कि अधिकारी कभी नहीं हारते, केवल नेता ही जीतते हैं, सीएम की टीम जीतती है। और अगर कहीं कुछ हो भी जाए तो मैं अपने अधिकारियों से कहूँगा, कम से कम इस लायक तो हैं वो, इतने काबिल तो हैं कि आखिरकार अंतोगत्वा जिताते भी सरकार को ही हैं, इसलिए उनके कामकाज का लाभ सरकार को मिलता है। तो अगर हमने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, अगर पॉलिसीज़ को ज़मीन पर उतारा है, तो उसमें अधिकारियों ने बहुत सहयोग किया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि तमाम हमारे प्रोजेक्ट देश के लिए एक उदाहरण हैं। और क्योंकि हमारे कानपुर के एक नेता दिखाई दे रहे हैं सामने, दूसरी पार्टी के हैं, वो जानते होंगे, अगर उनके पास आंकड़े ठीक होंगे तो कानपुर शहर में जो आपके इन्वर्टर
और जो आपके वो जो जनरेटर चलते थे उसकी डिमांड 40 से लेकर के 60% कम हो गई है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अखिलेश जी, चुनाव तो 2017 में है, लेकिन भाषण ऐसा था लगा 2019 की तैयारी अब कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा रख दिया जाता तो वो भी ऐसी ही बात से बोलते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर से तुलना कर रहे हैं आप मेरी, तो मैं तो चाहूंगा कि आने वाले समय में नेताजी प्रधानमंत्री बने, हम मुख्यमंत्री रह जाएं। हम लोग का इस बार विषय है कि फिर एक बार अखिलेश सरकार, कह सकते हैं? मैं तो ये कहूंगा अखिलेश फिर से, अखिलेश फिर से और फिर अखिलेश फिर से। इस अखिलेश फिर से में फिर वही शिवपाल, फिर वही रामगोपाल, फिर वही नेताजी, फिर वही निर्णय। मैं इस सवाल का जवाब कई बार दे चुका हूं और मैं सरकार में काम कर रहा हूं और मैं परिवार के सदस्यों के बीच में काम कर रहा हूं। मैं समझता हूं अगर एक्सप्रेसवे जमीन पर उतार दिया तो किसी ने मेरे को तारीफ या किसी ने रुकावट तो पैदा नहीं की। ये आपके लिए विषय हो सकते हैं, हमारे लिए तो वो चाचा ही रहेंगे। और अगर कोई चाचा, कोई बुजुर्ग अगर मेरी मदद करे, सलाह दे, राय दे और मैं उनकी राय मान लूं तो क्या गलत करता हूं मैं? तो जिसने सलाह दी, जिसने निर्णय लिया, मुख्तार अंसारी को लेकर आप दुखी क्यों हो गए? देखिए, ये सवाल अभी चल रहा है। इस सवाल के बाद मौर्य जी भी आ गए, उनको मत छोड़ो, उनका भी विषय रखिए कि मौर्य जी किधर जाएंगे। एक ये बड़ा सवाल है, कोई हमारे पास आया नहीं आया, क्या पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें मौर्य जी के बारे में भी सोचना चाहिए। कम से कम मौर्य जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और मैंने सदन में भी कई बार कहा कि माननीय सदस्य यहाँ पर बैठे हमारे सदन के, वो अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन गलत दल में। लेकिन अगर वो गलत दल में चले गए तो मैं कहूँगा हो सकता है उनके व्यक्तित्व में कुछ गड़बड़ है। तो भतीजा कुछ कहता है, चचा कुछ कहते हैं। देखिए, ये चचा और भतीजे के बीच की बात है। मैं चाचा को कुछ कहूँ, चाचा मुझे कुछ कहे, जो ठीक बात होगी वो जमीन पर उतारेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता हैं, आपको लगता है? मैंने सदन में भी कहा, मैंने कहा नेता तो अच्छे हैं क्योंकि उनकी शुरुआत नेताजी के साथ हुई थी, इसलिए मैंने उन्हें अच्छा कहा कि जिसकी शुरुआत समाजवादियों के साथ हुई हो, हम तो चाहेंगे कि वो गलत दल में न जाएं, तो गलत दल में न रहें। फिर आपकी सोच चाचा जी क्यों नहीं मानते हैं? अब कई बार ऐसा होता है घर में, कई बार हम व्यवहारिक जब काम करते हैं, ये जरूरी नहीं जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो मुझे भी अच्छी लगे। मुख्तार अंसारी अच्छे आदमी हैं? देखिए, जहाँ तक मुख्तार अंसारी इसका सवाल यहाँ है ही नहीं सवाल उसका। उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, एक्सप्रेसवे बने, जो लखनऊ तक छू गया है वो कैसे गाजीपुर और बलिया तक पहुंचे, ये सवाल होना चाहिए। आज दूध के उत्पादन में हम नंबर 1 हैं, हम अमूल के प्लांट 2 ले आए। अब कोई कहे कि गुजरात के प्रधानमंत्री आ गए इसलिए अमूल आ गया, ये बात नहीं है। ये अमूल इसलिए आया है कि अमूल देख रहा है कि उत्तर प्रदेश बाजार बड़ा है और यहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाएं अच्छी अच्छी हैं। कामधेनु डेयरी योजना, आपकी मिनी डेयरी योजना, हमने जानवर बढ़ा दिए, गाय की संख्या बढ़ा दी, भैंस की संख्या बढ़ा दी, उसी वजह से दूध उत्पादन बढ़ गया। आज मैं कह सकता हूँ दूध का जो मार्केट है, दूध की जो अर्थव्यवस्था है, कोई नहीं समझ सकता है। और साथ ही साथ अगर गन्ना, चीनी और दूध मिल जाए तो मैं समझता हूँ किसान को इससे बड़ा लाभ नहीं मिल सकता कोई। तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि प्रतिपक्ष का नेता जो अभी है, पद से हटा नहीं है, वो आपको बेहतर लग रहा है। ये मैं आज आपके समय इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं मौर्य जी उस दल से चले गए हैं। यहाँ माननीय सदस्य हमारे सामने बैठे हैं, प्रदीप जी बैठे हैं हमारे सामने, कांग्रेस नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बैठे हैं, ये दोनों बता सकते हैं। मैंने हमेशा सदन में उनकी तारीफ की है। मैंने कहा आप आदमी तो अच्छे लगते हो लेकिन गलत दल में हो। अब वो बुआ का दल है, कैसे अब छोड़ा उन्होंने, हम भी तो जान लें आखिरकार छोड़ा कैसे उन्होंने। और मुख्तार अंसारी? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेट्रो बना रहा हूं मैं, साइकिल ट्रैक बना रहा हूं मैं। अगर आप चाहते हो कि लखनऊ के बाद वाराणसी में भी बन जाए मेट्रो तो हमें लौटाओ, वापस भेजो। भाई लखनऊ में मैंने बना दिया, मैंने आपसे कहा कि होम मिनिस्ट्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने मेट्रो बनाई, मैं प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में मेट्रो बनाना चाहता हूं। ये बड़ी बात है कि जो आपका सवाल बड़ा है ये जनता तय कर ले। कानून ने अपराधी माना जिस शख्स को, अखिलेश जी। अच्छा, इसमें क्या गलत कह रहा हूं कि अगर मैं होम मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में मेट्रो बनाने जा रहा हूं और चल जाएगी, मैं प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाना चाहता हूं, क्या गलत कह रहा हूं मैं इसमें? अगर नदी साफ करने का है तो मैंने वरना साफ करना शुरू कर दिया। वो गंगा साफ करना चाहते थे, अब गंगा कितनी साफ होगी वो अलग बात है, लेकिन कम से कम वरना को साफ कैसे होगा उसका रास्ता खोल दिया।
लखनऊ में गोमती कैसे साफ होगी उसका रास्ता खोल दिया। हमारे कांग्रेस के नेता बैठे हैं, वो जानते हैं कि वृंदावन में काम शुरू कर दिया। कम से कम वृंदावन तो साफ हो जाए, वहां नदी तो हमारी साफ बहे वहां पर। नहीं, इतनी साफगोई से हर चीज बता रहे हैं आप, बहुत साफगोई से बताइए कि आपको लगता है या नहीं लगता है कि मुख्तार अंसारी को आपके साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री हैं जनाब आप ही चेहरा हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं 2007, 2012 और मैं राजनीति में अभी नहीं आया हूं। मैं जब लोकसभा में पहुंचा था मैं सबसे कम उम्र का था। अगर आप रिकॉर्ड पे अगर कहें तो मैं कब पहुंच गया था लोकसभा में। इसलिए हमारा लक्ष्य साफ सुथरा है। आपने कहा कि आपकी पार्टी में बहुत सारे चाचा हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे कब बनाया मैंने, तो चाचाओं ने तो नहीं रोका मुझे, या मैंने किसी को महसूस नहीं होने दिया कि शायद चाचा रोक रहे हैं या कोई हमारा कोई वरिष्ठ सदस्य रोक रहा है। तो जो मेरा काम है, जो मेरी जिम्मेदारी है, अगर जनता ने मुझे चुन करके भेजा है और इस भरोसे के साथ भेजा है, और नेताजी ने अगर मुझे यहाँ बैठाया है और मुख्यमंत्री की हैसियत से बैठाया है, इस भरोसे बैठाया है कि हाँ सरकार में बैठ करके काम करेंगे, तो मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ। ये शायद मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, और जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूँगा। इसलिए मैंने कई मंचों पर कहा कि कम से कम समाजवादी लोग नेताजी के इस बारे में आप कहते हैं कि नेताजी डांटते क्यों आपको, तो मैंने कहा कम से कम हम समाजवादी लोग इतने तो हैं, जैसे घर में वैसे ही बाहर हैं हम। इसलिए किसी मुद्दे पर अगर मेरी राय नहीं बनती है तो नहीं बनती है, तो आपकी राय बनती है कि नहीं? मेरी अपनी सोच और समझ कहती है, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूं कि कुछ चीजें हमें नहीं अच्छी लगेंगी तो नहीं अच्छी लगेंगी। तो आपकी राय में एक्सप्रेस हाईवे महत्वपूर्ण है, आपकी राय में दूध की नदियां बहाना महत्वपूर्ण है, और जो आपके साथ जो परिवार के सदस्य हैं, जनता उन्हें परिवार का सदस्य नहीं नेता मानती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे मानती है, आप उन्हें चचा मानते हो। मैं मानता हूं। इसका मतलब है निर्णय जो है कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं लिए जाते हैं, चचा और भतीजे के निर्णय से लिए जाते हैं। नहीं, ये बात तो आप कहते हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं चाचा से पूछ करके निर्णय लेता हूं। ये तो आरोप आप लगाते हैं, हम नहीं लगा रहे हैं सर। 2 मैसेज बहुत क्लियर आया। देखिए, आपका मतलब हुआ कि अभी आपने कहा जो शख्स आपको अच्छा लगता है, गलत पार्टी में लगता है, उसने कल दिल्ली में बयान दिया कि ये गुंडों की पार्टी है। अब आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूं, अगर इतिहास उठा करके हम देखें, वही लोकसभा, उसमें डॉक्टर लोहिया जी को भी गुंडा कहा गया। पता नहीं कौन से समाज में ऐसे लोग हैं जो क्यों आरोप ऐसा लगाते हैं। मैं कहता हूं हमसे मेट्रो पे बहस करो, मैं कहता हूं साइकिल ट्रैक शहर में बना रहा हूं, कैसे बने इस पे बहस करो। आज वो गोमती पे सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गई है या बढ़ गई है डिजोल्व ऑक्सीजन, या बीओडी उसका कितना घटा कितना बढ़ा, क्योंकि वो नहीं बहस करना चाहते, वो उस बात को नहीं समझते हैं। वो एक आसान सा तरीका ढूंढ लेते हैं कि चलो इस पे बात कर लेते हैं। आज मुझसे बहस करो ना, ये कैसे हमने जमीन एक्वायर की, किसानों को कैसे मनाया, 300 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बना दिया, वो बड़ी चीज नहीं है। ये देश के लिए और प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चीज दी है समाजवादियों ने। अगर यहां से आप आगरा 2.5 घंटे में पहुंच जाएं, मैं अपने घर पे पहुंच जाऊं अगर 1.25 घंटा 1.5 घंटा। एक विरोधी पार्टी ने कहा कि ये तो एक्सप्रेस वे इन्होंने अपने घर के लिए बनाया है, अपने क्षेत्र के लिए जाने के लिए बनाया। मैंने उस विरोधी दल के नेता से कहा कि आप भूल गए, आपकी ससुराल भी तो वहीं पड़ती है, आपकी ससुराल जल्दी पहुंच जाओगे। क्या गलत कहा मैंने? आपने गलत ये कहा कि बुंदेलखंड से लखनऊ पहुंचने में पीढ़ियां बीत जाती है। वो जमाना, ये आप बहुत नहीं। दिन से गए नहीं है बुंदेलखंड, आप बुंदेलखंड बहुत दिनों से नहीं गए हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं। हाँ, अगर उस बात को आप थोड़ी दूसरे तरीके से कहते तो शायद मैं मान जाता। जाते समय आसान है, आते समय दिक्कत है। बुंदेलखंड के लोग जानते होंगे, जाते में आसानी है, आते में दिक्कत है। सर, दिल्ली की सड़कों पे जाइए, बुंदेलखंड के लोग आपको मिल जाएंगे, न काम है, भीख मांग रहे हैं। तो ये आरोप केवल उस समाजवादी सरकार पे लगा दो आप। मैं आपको कह सकता हूं कि बुंदेलखंड में हमने कहा कि हालांकि जो सिस्टम हमारा है वो उतना लोड नहीं ले पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 20 से 22 घंटे दे रहे हैं बिजली। हमने कहा कि सूखे में हम जितने के सूखे का नुकसान हुआ सब मदद कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी तो आगे आए, हम अपने बजट से 4000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं। उनकी भी तो संघीय ढांचे में जिम्मेदारी है। उन्होंने ये कितना पैसा दिया, पूरे सूखे में कितना पैसा दिया? 2000 करोड़ दिया, उसे लगभग दिया। हम 4500 करोड़ पैसा बांट चुके हैं। ओलावृष्टि में नुकसान हुआ, हमने पैसा बांटा, अपने बजट से पैसा डाला। केंद्र ने तो अपने बजट में रखा ही नहीं पैसा। हमने समाजवादी पेंशन 100% बुंदेलखंड में कर दी, और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हमने देखा, और एक टीवी चैनल ने, हालांकि वो अंग्रेजी वाला चैनल था, मैंने उस माताजी से पूछा, मिला जाकर के मैं उस माताजी से जिनके बारे में दिखाया गया कि घास की रोटी खाते हैं। मैंने कहा कि माताजी वो घास की रोटी क्या है? बोला मौसम बदल गया, अब नहीं मिलेगी वो रोटी। तो मैं बात उनकी समझ गया।
कि कुछ समय होता है, मौसम होता है। आप अगर आज साग खाना चाहें 5 स्टार होटल में तो साग मिल जाएगा, लेकिन गरीब आदमी साग कब खाता है? जब मौसम होता है। तो वो कुछ चीज़ें बुंदेलखंड की हैं ऐसी जो उसी समय पे उगती हैं, वो खाते हैं। मैंने जो गरीबों में भी गरीब है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, मुझे खुशी है इस बात की कि मीडिया के लोगों ने उसकी तारीफ की। कुछ लोगों ने हमें धन्यवाद भी दिया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है वो अच्छा काम किया है। हमने पैकेट बंटवाए, और देश में आज़ादी के बाद कोई एक प्रदेश मुझे बता दो जिसने गरीबों को इस तरह का खाने का इंतजाम दिया हो, जिसमें हमने आलू दिया है, चने की दाल दी है, आपका मस्टर्ड ऑयल दिया है, आपका आटा दिया है, आपको हमने घी दिया है, हमने मिल्क पाउडर दिया है। कुछ पत्रकार साथियों ने कहा कि नमक और चीनी भी दे दो, मैंने वो भी दे दी। तो बताइए, कभी एक मुझे उदाहरण दे दो सूखा और हिस्से में भी देश के आई। मैं ये अपनी कमी छिपाने के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि जाओ दूसरे प्रदेश में क्या बटा है। आप बताइए, सूखा दूसरे प्रदेश में था, क्या ये खाने का सामान मिला उन्हें जो मैंने दिया गरीबों को? आप किसी गरीब के यहाँ पूछ आइए, वो कहेगा हाँ, समाजवादी लोगों ने समाजवादी पैकेट के माध्यम से खाने पीने का सामान दिया। और वही बीजेपी के लोग ट्रेन से पानी पहुंचा दिया, वो तो अच्छा हुआ, हमारी सूझबूझ काम आ गई। नहीं, खाली डिब्बे गए थे धन्यवाद सर, देंगे। खाली डिब्बे गए थे, पानी नहीं गया था। नहीं, मैं पानी नहीं था सर उसमें। ट्रेन भेज दी, मेरी तो सूझबूझ, मैं धन्यवाद दूंगा कार्यकर्ता को। उसने कहा कि भैया जरा चेक कर लो, ये ट्रेन तो खाली आई है। मैंने उसी समय प्रेस के और डीएम को भेजा, मैंने कहा जाओ देख करके आओ। तो बताओ, पानी हम दे रहे हैं, गांव-गांव टैंकर हमने इंतजाम किए। मैंने 10,000 टैंकर मांगे, बताओ कितना टैंकर दिया उन्होंने? हमने अपने संसाधनों से टैंकर हर गांव का निश्चित कर दिया कि जिससे गांव में झगड़ा ना हो। और तालाब रिकॉर्ड टाइम में खुदवाए हैं। जो तालाब राजा महाराजाओं ने खुदवाए थे वो कम से कम मैंने खुदवा दिए इस बार। आने वाले वक्त में पानी का इंतजाम कैसे हो बुंदेलखंड में, सिंचाई और पीने का और जानवर के लिए हम एक सॉलिड कार्यक्रम के साथ, एक बड़े कार्यक्रम के साथ काम करने जा रहे हैं। 300 करोड़ मैंने पाई वाटर सप्लाई के लिए रखा है। जितने भी हैंडपंप हैं विधायक एमएलसीओ को दे दिए, रिबोर के भी दे दिए, तालाब खोद दिए, और जो स्रोत हैं नदियां जिंदा कर दी। एक नदी जो खत्म हो गई थी, उथली हो गई थी, बुंदेलखंड में जो महोबा से लेकर के चलती है नदी, मुझे खुशी है कि वाटरमैन राजेंद्र सिंह हमारे साथ रहे, उनकी भी सुझाव हमने मांगे और उन्होंने हमारी मदद की, मौके पर गए कई बार, और वो संतुष्ट इस बात को कि हाँ, पानी पे और नदियों को बचाने के लिए जो काम हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर कर रही है। मैं कहता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे तालाब कहीं खुदे हो देश में तो मुझे बता दे कोई, जितने हमने तालाब खोद के बता दिए, नदियां जिंदा कर दी, और बुंदेलखंड को सड़कें दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, एम्बुलेंस दे रहे हैं, दूध का दे रहे हैं, एग्रीकल्चर मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, और बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। किसी भी पार्टी के जो लोग आरोप नहीं लगा सकते हैं कि समाजवादियों ने भेदभाव किया। आपने अभी संघीय ढांचे का जिक्र किया इस बीच में कि केंद्र से मदद में। अच्छा है कि अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 2 बरस मनमोहन सिंह के, 2 बरस नरेंद्र मोदी के। कहां टूटा संघीय ढांचा और किसने मदद की? क्योंकि हमें जहां तक याद है, जो पहला इंटरव्यू था आपका 1 बरस पूरा होने पर, उसमें आपने कहा था केंद्र मदद नहीं कर रहा है। उस वक्त मनमोहन सिंह थे, आज आप मोदी कह रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे दोनों सरकारों के प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला, और मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार ने कहीं भी विकास के कार्यों में रोड़ा नहीं अटकाया। जो जमीन मांगी, जो हमसे उन्होंने सहयोग मांगा, हमने सहयोग दिया। लेकिन मैं कह सकता हूं हमें सहयोग जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला। मैं उदाहरण के लिए दे सकता हूं, एम्स के लिए जमीन पिछली सरकार ने, पत्थर वाली सरकार ने नहीं दी थी 5 साल जमीन, मैंने जमीन दी, और आज उसका परिणाम है कि वहां पर एम्स बनने लगा और बन के तैयार हो जाएगा बहुत जल्दी। वो शिकायत अलग है कि जमीन दी हमने, लेकिन जब शिलान्यास हुआ तो हमें बुलाया तक नहीं, हमें पूछा तक नहीं। वहीं एम्स के लिए जगह दे दी मैंने, 200 एकड़ से ज्यादा गोरखपुर में जमीन दे दी। अब बजट कब पहुंचेगा, कोर्ट के मामले से कब बाहर बात निकलेगी, उन्हें बताना पड़ेगा केंद्र सरकार के लोगों से। ये कभी कभी हमने होशियारी भी की। मान लो सैनिक स्कूल, कांग्रेस के नेता सैनिक स्कूल बनाना चाहते थे अपने क्षेत्र में, मैंने कहा मैं दूंगा आपको, लेकिन हमें भी चाहिए होंगे सैनिक स्कूल। हमने उनके लिए 1 जमीन दी, फ्री दी, 1 सैनिक स्कूल के लिए। हमने उनसे 2 और मांग लिए, एक मैनपुरी में बनने जा रहा है, एक झांसी में दे दिया, और एक अमेठी में बनेगा। अब केंद्र सरकार हमसे जमीन न मांगे। बदला रहे हैं हमारा सवाल है, मनमोहन सिंह के दौर में आपको ज्यादा मदद थी या मोदी जी के? ये इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको बैकग्राउंड जानना भी चाहिए। अभी मान लीजिए नीति आयोग बन गया, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में हमारा 9,000 करोड़ रुपया चला गया। अब हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? जिस प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद दिए हों,
और जब नीति आयोग बना हो तो करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का न मिला हो तो हम तो कहेंगे कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। जनता ने तो एमपी चुन दिए उनके ज्यादा, लेकिन 9,000 करोड़ रुपए हमारा काट दिया। उन्होंने मेडिकल के लिए जमीन मांगी क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जमीनें दी गई थी। अब हमने अभी शिलान्यास किया एक मेडिकल कॉलेज का शाहजहांपुर में, अभी और सारे मेडिकल कॉलेज में हम करेंगे। हमसे कम से कम जमीन तो मांगे कि विकास कहाँ करना है उन्हें। अगर केंद्र सरकार ने जमीन नहीं मांगी है तो इसका मतलब विकास नहीं कर रहे हैं। और जो हमने काम मांगे, मान लीजिए पीछे पुल बन रहा है, अंडर ब्रिज है, रेलवे को तुरंत क्लियर कर देना चाहिए था, जनरेशन में स्पार्क जुड़ जाए यहाँ से। बगल में एक आर्मी का एरिया, मैं पत्र लिख चुका हूँ, 10 लिख चुका हूँ पत्र, लेकिन पत्र के जवाब में अगर पिपरा घाट से जुड़ जाए, वो पुल पूरा बना खड़ा है। हमारे साथी वहाँ बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, जनरेशन मिशन के लिए 500 मीटर हो जाएगा। वो पुल पूरा बन के तैयार हो गया, केवल एक खंभा हम नहीं लगा सकते क्योंकि आर्मी के लोग जमीन नहीं दे रहे हैं। कुकरेल वाले नाले पर सड़क बनी पड़ी है, 4 साल से पत्र लिख रहा हूं मैं, हाँ कम से कम हमें इसकी क्लियरेंस दे दो, एनओसी दे दो। वो दी नहीं अभी तक एनओसी। अब कितनी बातें बताऊं मैं आपको। नहीं, ये भी बताइए राम वृक्ष कहाँ से आ गए, उन्होंने जमीन कैसे हथिया ली, कौन था उनके पीछे? देखिए अब विरोधी तो कुछ भी कहेंगे। देखिए जिम्मेदारी जो सरकार की है वो ये है कम से कम बच्चे सुरक्षित हों और माताएं बहनें अगर उसमें हों वो सुरक्षित हों। और एक बात मैं आपकी जानकारी में ला दूं, मुझे याद है जब मैं मथुरा गया था, वहां पर जितने भी पत्रकार थे और लोगों ने कहा कि ये खाली होना चाहिए। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि खाली करवाएंगे और लगातार बातचीत की, किसी का नुकसान न हो, किसी की जान न चली जाए, और लगातार बातचीत कर करके दबाव बनाया, प्रशासन ने भी दबाव बनाया। लेकिन जो लोग ये कहते हो कि राष्ट्रपति की हमारे पास चिट्ठी है, हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, कुछ भी कहते हैं वो लोग, लेकिन हाँ वो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जाने नहीं जानी चाहिए थी क्योंकि जिस तैयारी से पुलिस को जाना चाहिए था और जब ये पता हो सामने वाला कैसा है तो बहुत तैयारी के साथ जाना चाहिए था। हालांकि जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, उसमें बातें साफ हो जाएंगी और सच्चाई सामने आएगी। कौन था उनके पीछे? कोई नहीं, पुलिस प्रशासन कमजोर पड़ जाता है, कोई नहीं था उनके पीछे। आपको हमको ये सोचना चाहिए कि कितना हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कोई अगर खाना दे दे 3 वक्त, कोई रहने की जगह दे दे तो लोग दूर दूर से चले आ रहे हैं। जो बेचारे गरीब थे वो इसलिए रुके थे कि उन्हें खाना मिल रहा है, इसलिए उस पाबंदी के साथ चल रहे थे, अनुशासन को मान रहे थे। कोई तेल कितने रुपए बेच देगा, डीजल कितने, अब वो छानबीन हो रही है। जो लोग फाइनेंस करते थे उनके बारे में छानबीन हो रही है, वो कौन लोग निकलेंगे। मैं भरोसा दिला सकता हूं आपके माध्यम से, जुडिशियल इंक्वायरी और सरकार सच्चाई सामने लाएगी। कम से कम लोगों को सच्चाई जानना चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे और लोग कौन कौन थे। ये कहीं चचा का खेल तो नहीं था? देखिए अब मैं आपसे मिलता हूं, हम मंत्री नहीं कह पा रहे हैं, आपने शुरू में ही ऐलान कर दिया कि चचा भतीजे का मसला है, हमें भी अब चचा बोलना होगा। नहीं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे पीरियड यहाँ पर आएंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन और की अगर बात चचा है तो, क्योंकि नहीं अगर चचा है तो आप अखिलेश जी इलेक्शन का मौका है, बात आपने शुरू की थी चचा, संविधान की शपथ लेकर आप मुख्यमंत्री बने हैं, राज्य में आप इस बात को कह रहे हैं कि गरीब लोगों को जो पनाह दे उसे उस जगह पे रहना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो आ रहा है भोजन, मैं ये कह रहा हूँ हमारा का भोजन मिल जाता है। क्या है कि किसी को अगर हम कह दें कि आपको खाना 3 वक्त मिलेगा, लोग वहां आएंगे और रहेंगे। जो लोग थे वहां पर किस किस स्टेट के थे बताइए, कोई झारखंड का है, कोई क्या, और गरीबों में भी गरीब थे जिनके पास कुछ नहीं था। तो है अपने देश में कुछ ऐसी चीजें, बाबा गुरु संतों के बारे में थोड़ा है उनके प्रति। ये अलग बात है कि बाबा रामदेव थोड़ा आगे निकल गए हैं, पतंजलि के माध्यम से वो आजकल टूथपेस्ट और खाना पीना सब दे रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। हम कहते हैं ऐसे साधु संत हों तो देश में ज्यादा होने चाहिए, ऐसे लोग ज्यादा होने चाहिए जो कम से कम ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात करते हो, शुद्ध खाने के बारे में बात लाते हो, क्योंकि हमारे देश का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और वो रास्ता दूसरा दिखा रहा था। खैर उसमें जुडिशियल इंक्वायरी होगी, सच्चाई सामने आएगी, जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, वैसा नहीं होना चाहिए था। इसके आगे दूसरा सवाल कैराना का आ जाता है, वहां पर भी यही सवाल। देखिए कैराना में मैं जानता हूं, मैंने धन्यवाद दिया बहुत से चैनलों को, ये झगड़ा चैनलों का हो गया। ये पता नहीं चैनल वालों में भी दोस्ती नहीं बचती। कई बार एक चैनल दिखा रहा कि ये झूठी रिपोर्ट है, एक चैनल दिखा रहा दरवाजे जा कर कह रहा ये सच्ची रिपोर्ट है। जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं रिपोर्ट जो आई है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो डीएम के माध्यम से आई है, कोई 14 साल पहले छोड़ के चला गया हो उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं, समाजवादी लोग जिम्मेदार हैं। और मैं जानता हूं जिस सदस्य ने वो उठाया है
वो सदस्य बहुत ही अलग तरह का इंसान है। और मैं इस बात को इसलिए कहता हूं, आपके साथ जिम्मेदारी, क्योंकि बात रिकॉर्ड हो रही है। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो उसने बात कही थी उस माननीय सदस्य ने, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। उसने दंगे के लिए कहा था, कुछ लोग ऐसे ही हॉकी से आ गए थे, डंडा लेकर के आ गए थे। मैंने कहा हॉकी और डंडा लेकर के आ गए, लोगों की जान चली गई, लोगों के बीच में तुमने खून खराबा किया। और मैं कहता हूं रिकॉर्ड पर, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक बार एक शामली में कोई नौजवान, वो रिपोर्ट है, वो सच्चाई है, एक नौजवान अपनी दोस्त महिला के साथ अपने घर में रहने लगा आकर के, और उसकी मित्र थी वो, कोई बातचीत हुई, एक ऑब्जेक्शन किया, वो भी मुस्लिम था बंदा जिसने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहानी बनाई कि देखिए हिंदू लड़की के साथ ये घटना हो गई, और उसके बाद शामली में माहौल खराब किया। यही नेता थे, और यही क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं हैं। मैं पूछता हूं वो मेट्रो कहां बना रहे हैं, मैं पूछता हूं 4 लेन सड़क कहां बना रहे हैं, मैं पूछता हूं एक्सप्रेस वे में उनका योगदान क्या है, मैं पूछता हूं किसी डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने हमसे जमीन मांगी हो तो बता दो, कौन सी डेवलपमेंट के लिए जमीन मांगी? अगर जमीन मांगी तो हमने दी। अगर टूल रूम बनने जा रहा है कानपुर में तो जमीन हमने दी, अपनी जमीन दे रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि आपने कौन सा अच्छा काम कर दिया। हम तो समाजवादी पेंशन दे रहे हैं जिंदा में, आप फ्री बांट रहे हैं वो गैस के सिलेंडर, लेकिन भरा कैसे जाएगा सिलेंडर? बिना समाजवादी पेंशन के सिलेंडर नहीं भर पाएगा कोई। गरीब को अगर सिलेंडर दे दिया, चूल्हा दे दिया, भरेगा कैसे गरीब? और रेट क्या होगा उसका, कितनी सब्सिडी दोगे, वो बहस की बात है। इसलिए मैं कहता हूं विकास पे आप बात कर लो। आप विकास से पीछे क्यों हट रहे? नहीं, इसलिए हट रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि जब मारे गए लोग जवाहर बाग में, आप उस पर शोक व्यक्त कर रहे हो, जुडिशियल इंक्वायरी कर रहे हो। जब जिक्र आ रहा है कि कल ही भापुड़ में मारा गया दरोगा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उससे 24 घंटे पहले आएगा तो एक और दरोगा मांगा गया। मसला ये आ रहा है कि मुख्यमंत्री आप हो, देखिए आप ही सफाई दे रहे हो और आप बार बार हमें बता रहे हो कि भूख की लड़ाई उत्तर प्रदेश लड़ रहा है, और दूसरी तरफ आप चकाचौंध हमको दिखाना चाह रहे हैं। मैं जो बात आप पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। जो पुलिस का काम है बहुत जोखिम का काम है। एक दरोगा जो मारा गया वो अपनी ड्यूटी पे मारा गया, दूसरा दरोगा ड्यूटी पे नहीं था, वो अपने घर जा रहा था, कोई घटना हुई उसमें जान चली गई। जो पहली घटना थी वो ड्यूटी पे थी, किसी बदमाश के पास गया और वहां से गोली चल गई, उसमें जान चली गई, सिपाहियों भी घायल हुए। तो कम से कम प्रदेश में ऐसी पुलिस तो है जो जोखिम उठा रही है। अब जो पुलिस की भी बुराई हो सकती है, आप मुझे बुराई भी बता सकते हो। अगर मानो जवाहरपुर में जो बात हुई, पुलिस रैकी करने गई थी, और रैकी करते करते रैकी किस तरीके से करनी चाहिए ये पुलिस वाले जब बेहतर बताएंगे कि भाई रैकी करनी है तो क्या तैयारी के साथ आपको जाना है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। नहीं, हम उठा रहे हैं ना। हम लोगों ने पूरी रिपोर्ट दिखाई कि वहां पर जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी जा रही थी, गवर्नमेंट ने आंख मूंदी हुई थी, कंटिन्यूअसली था, पूरा स्टिंग हमने दिखाया। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो बात आई कि इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी, मैं कहता हूं कि जब बच्चों की, महिलाओं की जान बचाना जरूरी था। और ये भी सच्चाई आप जान लो, जब जवाहर बाग से जो लोग निकले, मथुरा के लोगों ने उनको मारा है, मथुरा की आम जनता ने उन लोगों को मार मार करके भी भगाया है। और अगर ये सच्चाई नहीं है तो मुझे बता दो आप, कोई भी। हमारे प्रदीप जी बैठे वहां के विधायक हैं, क्या जनता ने नहीं मारा उनको जब वो बाहर निकल रहे थे? मारा ना, जनता ने नहीं मारा? ये नहीं, पहले क्यों नहीं मारा? पहले क्यों नहीं मारा? पहले कौन था शख्स? अब वो ये बात सवाल मुझसे पूछो, उनसे मत पूछिए। आप तो फिर उस दिशा में चले जाते हैं। मुझसे पूछिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो घटना थी, हम नहीं चाहते थे कि ज्यादा लोगों की जान चली जाए। अखिलेश जी, ये मुश्किल ये हो गई है हम लोग के वक्त में कि आपने ध्यान दिया, ममता बनर्जी इसलिए जीत जाती है चुनाव क्योंकि वह कहीं ना कहीं गरीबों की बात कर रही है, उनको रोटी दे रही है। जयललिता तक 5 रुपए में पूरा भरपेट देने की स्थिति में आ गई है, इडली और तमाम चीज दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी आप खुद ही कह रहे हैं, हमने भी देखा बुंदेलखंड में जो आप पैकेट्स बंटवा रहे हैं, एक गत्ते के कूट के भीतर में सारी चीजें हैं, रख दी गई है, राशन दुकान में उठा उठा के ले जा रहे हैं। लेकिन मुश्किल क्या हो गई है कि आप अपनी छवि गढ़ना चाह रहे हैं विकास की। आपको डर कहीं पर है, वो 2014 के मोदी मंत्र वाला। आप डेवलपमेंट होना चाह रहे हैं। लोहिया को आपने पार्क में बंद कर दिया है, बहुत सुंदर पार्क हो गया है अब तो लोहिया पार्क जो है। तो विचारधारा है नहीं, और धारा के तहत जो वोट आने चाहिए उसको लेके चचा और नेताजी प्रयोग कर रहे हैं, उससे आप आहत हैं। इस अंतर्द्वंद में आकर आप खड़े हो गए हैं। आपकी छवि क्या है? मैं आपको बता दूं, मैं और समाजवादी पार्टी किसी को फॉलो नहीं कर रही। हमारा विकास का एजेंडा, हमारी सोच का एजेंडा अलग है।
मैं ये कहता, आपने कहा कि 2014 में विकास का मामला किसी ने उठाया। मैं कह रहा हूँ साइकिल ट्रैक हम बना रहे हैं, उन्होंने साइकिल ट्रैक नहीं बनाए। मेट्रो में हम बना रहे हैं, उन्होंने नहीं सपना दिखाया। उनकी मेट्रो कब बन पाई आप जानते बेहतर। मैं उस बहस को उधर नहीं ले जाना चाहता हूँ। हमने कम से कम ये उदाहरण पेश किया है कि देश में फास्टेस्ट एवर मेड मेट्रो इन एनी अर्बन सिटी इज उत्तर प्रदेश लखनऊ। आप बताइए, गुजरात में अहमदाबाद में 14 साल तक नहीं खंभे खोज पाए, अब शायद पाइलिंग शुरू हुई है। हमारा जो विकास का एजेंडा है इस बिल्कुल लोग गरीबों के लिए है। बुंदेलखंड में आपको जानकारी होगी और खुशी है मुझे इस बात की कि समाजवादी पैकेट के साथ साथ हमने वहाँ जो फूड सिक्योरिटी बिल है उसके तहत जो खाना मिलना है, एक भी पैसा गरीबों से नहीं ले रहे हैं, पूरा का पूरा फ्री कर दिया है। इसी तरह जो बात आपने अम्मा कैंटीन की बात की, हमने मजदूरों के लिए वो लखनऊ में शुरू कर दिया, शहरों में शुरुआत कर दी कि मजदूर अगर खाना खाना चाहेंगे, सस्ता खाना, जो खाना 40 रुपए का पड़ता है वो 10 रुपए में हम मजदूरों को दे रहे हैं। साइकिलें बंटवा रहे हैं। समाजवादी पेंशन 55 लाख महिलाओं को दे रहे हैं और सीधे सीधे उनके अकाउंट में पहुंचा रहे हैं। तो कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हम गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे। उनकी विद्याधन दे रहे हैं, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बड़े बड़े काम गरीबों के लिए भी किए हैं। आज दूध की उत्पादन बढ़ेगा तो शहर में नहीं, गांव में होगा। मंडियां बना रहे हैं जिससे हमारे किसानों को लाभ पहुंचे। तो किसान का फ्री पानी कर दिया। किसान दुर्घटना बीमा, अगर मृत्यु होती तो मदद कर रहे हैं, उसके इलाज की मदद कर रहे हैं। अभी जो एलडीबी बैंक थी 1600 करोड़ उसका कर्ज माफ किया। आपके ओलावृष्टि में पैसा दिया। अभी हमें केंद्र ने पैसा नहीं दिया। हम अपने बजट में कह सकता हूं, मैं, हमारे विधायक लोग हैं, सप्लीमेंट्री बजट में ला रहा हूं, मैं सूखे के लिए और उसके ओलावृष्टि के लिए अपने संसाधनों से पैसा दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि केंद्र सरकार मदद करे हमारी, लेकिन उन्होंने बजट में ही पैसा नहीं रखा। पैसा कहां से देंगे वो लोग? हम कुछ सवाल जनता से लेते, लेकिन एक सवाल और दे दीजिए। कल हम कानपुर से जब लखनऊ आ रहे थे अखिलेश जी, तो हमने देखा कि ट्रक जो होते हैं 24 टन ही लेना चाहिए, डबल हो गया 48 टन। ये बात मैंने जवाब दे दी, आप शायद पकड़ नहीं पाए थे कि एक तरफ जाता है रास्ता तो ठीक है, आते में थोड़ी दिक्कत है, उसका हम कानूनी निकालेंगे रास्ता कि कैसे ये ओवरलोडिंग ना खत्म हो। हम तो चाहते देश में खत्म हो। हमने एक पुलिस वाले से पूछा रोकते क्यों नहीं है, बोले कौन हिम्मत दिखाएगा। आपने मुझे जानकारी दे दी, अगर इस तरह की कहीं बुराई है उसको हम रोक देंगे। जी, सवाल कहाँ है? माइक माइक माइक। और आपने कहा वो पार्क के लिए जी, ये लोहिया पार्क तो इतना अच्छा है, हमने सर, कैद नहीं किया लोहिया जी को। सर, कैद हमने कर ये दिया। किया है कि जो भी विरोधी है अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए तो हमारे पार्क में आ जाए। कितना खुला मन है हमारा, देखिए सब विरोधी वहीं पे ऑक्सीजन लेने जा रहे हैं। और एक जनेश्वर मिश्र जी का पार्क बनाया, आपको देखना चाहिए। और सीइंग इज बिलीविंग, आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप हम और यहाँ बैठ जाएं और अंदाजा लगा दें तो जो समाजवादियों के लिए किया है, एक समाजवादी म्यूजियम बना रहा हूँ बिल्कुल ताज के पीछे, कम से कम समाजवादियों के इतिहास लोग जाने, उनके भाषण सुन सकें, उनकी तस्वीरें देख सकें। और साथ ही साथ जेपीएन बना रहा हूँ मैं, सेंटर, जेपीएन सेंटर, वो भी मैं ये कह सकता हूँ दिल्ली में ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी। ये बात अलग है कि मुगल काल और ब्रिटिश काल के बराबर की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन नए आज़ादी के बाद के ज़माने के हिसाब से कोई बिल्डिंग हमारी मुकाबला कर लीजिए जेपीएन जो बनाई है। तो आप जब पार्क देखेंगे तो आपको लगेगा कि जनेश्वर मिश्र जी के लिए क्या बनाया है। तो वहाँ तो विरोधी ऑक्सीजन लेने जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य उनका बेहतर नहीं होगा, समाजवादियों का स्वास्थ्य बेहतर होगा जब वोट पड़ेगा तब। एक बार पढ़ लीजिएगा, वो पार्लियामेंट में जब बहस हो रही थी नेहरू के साथ लोहिया की, तो लोहिया ने नेहरू को कहा था ये इंडस्ट्री और सड़क से गरीब का पेट नहीं भरेगा। मैं लोहिया जी का ही सिद्धांत मान के कह रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा कि जो एक्सप्रेसवे बना रहा हूं जहां राजधानियों को जोड़ेगा, शहरों को जोड़ेगा, वहीं गांव की अर्थव्यवस्था भी बेहतर करेगा। और मैं आपको लोहिया जी का ही सिद्धांत अगर मुझे याद दिला रहे हैं तो मैं कहूंगा कि कम से कम हम मंडी बना रहे हैं, क्योंकि शहरों में जो है आज आलू महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, प्याज की कोई कीमत नहीं है, दूध महंगा है, उपलब्धता कम है। अरे खेत में अगर चीज़ है और मंडी के माध्यम से अगर शहर में नहीं पहुंचेगी तो ये हमारे शहरों की महंगाई को कोई नहीं रोक सकता है। हो सकता है, मैं उनके सिद्धांत से नहीं हटा हूं, उनके सिद्धांत में आज की परिस्थितियों में मैं क्या जोड़ सकता हूं, मैंने किया है। जी सर, मैं शुभेंद्र सिंह परिहार, मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। सर, बात यहाँ पर हुई है बुंदेलखंड की, काफ़ी प्रश्न हुए हैं और फॉर्चुनेटली मैं उस क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ, हमीरपुर का हूँ। और जो आपने कहा जो सड़क बनी है हमीरपुर से कालपी को जोड़ने के लिए, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ संपूर्ण बुंदेलखंड की जनता के लिए। सर, मेरा एक और निवेदन है, सुझाव भी है। अभी मैं अपने गाँव गया था, राठ तहसील में मझगवां,
समस्या सर जो सूखे की है, वहां पर लोगों ने अपने जानवर, स्पेशली गाय, भैंस को तो लोग संभाल के रखते हैं, गाय को छोड़ दिया है और सैकड़ों और हजारों के झुंड में वो गाय घूमती हैं। मान लीजिए कि मैं किसान हूं, मेरे पिताजी वहां पर कृषि करते हैं और हमको वहां पर कुछ जो है अपने बाग लगाने हैं, कुछ बागवानी करनी है, जिससे वहां पर भी कुछ वर्षा का माहौल बने, क्योंकि पेड़ के नाम पर वहां पर सबसे ज्यादा बबूल लगा हुआ है। तो सोशल फॉरेस्ट्री में यदि बबूल के अलावा कुछ लग सके। दूसरी चीज सर, वहां पर जो बागवानी करना चाहते हैं, कुछ बाग बनाना चाहते हैं, उनके लिए यदि बागवानी के लिए कुछ ऐसी स्कीम आए जिसमें कि वो फेंसिंग कर सकें, उसके लिए कुछ इस तरीके की स्कीम आएगी, पहले शायद थी भी, फिर से हो तो इसके लिए मेरा निवेदन है, कुछ होगा तो उससे कुछ अच्छा हो। मुझे खुशी है कि आपने जो सवाल उठाया और ऐसा उठा लिया कि उस जिले को मैंने ऑर्गेनिक जिला घोषित किया, बजट में उसका पैसा है। बागवानी के लिए जो कहा है, मैंने ये कहा क्योंकि हमीरपुर में बागवानी को कैसे बढ़ा सकें या फल सब्जी कोई पैदा करना चाहे तो अलग से स्कीम मैं चला रहा हूं, जहां पर जब तक बागवानी से फल न मिल जाए, या मान लीजिए कोई फल का पेड़ लगा दे और जब तक फल न मिले या उससे आमदनी न बढ़े, तब तक सरकार उसको ग्रांट या सब्सिडी देगी। पर हेक्टेयर हम पैसा दे रहे हैं। और हमीरपुर में हालांकि जो राठ का हिस्सा है उसमें हम पानी का पाइप वाटर सप्लाई पहला है, बजट में भी उसके लिए पैसा है, क्योंकि जो काम करना है तो हमने ढांचा या हमने ब्लूप्रिंट तो बना दिया है, उस ब्लूप्रिंट को जमीन तक कैसे ले जाएं वो हमारे लिए चैलेंज है, वो हम लगातार काम करेंगे उस पर। आपको पता है हमीरपुर से कितने लोग पलायन कर चुके हैं? कोई आंकड़ा है आपके पास? पलायन के लिए तो मैं ये कहूंगा कि सर जैसे मेरे गांव की यदि आप जनसंख्या लें तो यही वहां पलायन पर गिन लोगे आप, इन्हें भी पलायन? नहीं, इन्हें पलायन वाला नहीं मान रहे हैं। आपने चूंकि शुरू में इनका अभिनंदन कर दिया सड़क बनाने को लेकर, पलायन कर दिया इन्होंने। हम इन्हें पलायन नहीं मान का तो पेट भरा हुआ है। यदि वोटिंग मान लीजिए तो लखनऊ बस गया पलायन से। नहीं, पूरी दिल्ली बस गई पलायन से। 2,500 है, वोटर 2,500 है और 2,500 में करीब मान लीजिए कि 1,500-1,800 लोग रहते हैं वहां पर वोटर की बात। ये आपकी हम स्वीकार करते हैं, समस्या है सर स्थिति नाजुक है, हमें लगता है अभिनंदन बिल्कुल नाजुक है सर पूरे बुंदेलखंड की। ये जिम्मेदार कांग्रेस भी है, बीजेपी नहीं, सभी जिम्मेदार हैं, हम कहाँ अलग मान रहे हैं। तब ठीक है, सभी को जिम्मेदार मान रहे हैं। तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है, लेकिन हम तो रास्ता निकाल लें। पेट जिसका, इसका मतलब है कि पलायन की परिभाषा बताई जाए आपको। पलायन का मतलब पलायन का मतलब क्या होता है? चलो हम बता नौकरी की देंगे, खोज हमारा में इनका पढ़ झगड़ा लिख अलग तरह का कर है। इस दिशा में मत जाइए कि मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं तो आप खड़े होकर पलायन की परिभाषा अपने तौर पे जोड़ लेंगे। इतना देश के साथ मजाक मत कीजिए, गरीबों के साथ इस रूप में नहीं बोलिए। आप गलत बोल रहे हैं। इस देश में पलायन जो, आप सुन लीजिए, आप पलायन का बोल रहे हैं, हम आपको जरा आंकड़े दे देते हैं ना, इससे और क्लियर हो जाएगा। मैं ज्ञान आपके लिए जरूरी है। ये ज्ञान कहाँ धार्मिक, कहाँ से मसला आ गया? यहाँ पेट की बात हो रही है, आप धार्मिक जोड़ रहे हो। हम भूख की बात कर रहे हैं, आप पलायन। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको, वो अलग है। बायस का नहीं मसला है, मसला ये है कि आप जैसे कोट पैंट पहन के अगर लोग इस तरीके से पलायन का मतलब समझते हैं नहीं, तो ये खतरनाक है। नहीं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो भूखी स्थिति है उसको आप लोग क्यों नहीं समझना चाह रहे? और उत्तर प्रदेश में क्या आंकड़ा है सब? मैं जवाब दूंगा। देखिए ये बात आप नहीं बहस करिए। अगर बीजेपी पलायन की बात करती है तो उनकी नीयत खराब है। जिसने पलायन की बात की उस नेता की नीयत खराब है। पलायन का मतलब हम धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं। वो बात ठीक कह रहे हैं। हम पलायन का मतलब उस भूख से जोड़ रहे हैं जो बाहर निकल कर भी नहीं मिल रहा है। मैं भी स्वीकार करता हूं। अगर किसी ने कल प्लानिंग वो नीति आयोग के अमिताभ कांत का अगर आर्टिकल पढ़ा हो अखबार में, उन्होंने एडिटोरियल लिखा है कि आने वाले समय में हमारा शहर कितने बड़े बन जाएंगे। कम से कम हमें जो शहरों में आबादी आ रही है, कम से कम शहरों के ब्लूप्रिंट तैयार करने पड़ेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो पलायन ये समझ रहे हैं और जो पलायन की बात आप कर रहे हो, मैं आपकी बात तो कर सकता हूं, लेकिन जो वो बात समझ रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं कि बीजेपी वाले किस पे उंगली उठा रहे थे। बीजेपी के लोगों ने क्यों पलायन का सवाल उठाया था, मैं जानना चाहता हूं एज ए मुख्यमंत्री। और आपका चैनल, मैं किसी चैनल को दोषी नहीं बताता हूं। कई चैनलों में इसीलिए मैंने कहा था कि बहस छिड़ गई। आधे चैनल हमारा काम कर रहे थे, आधा चैनल आपका काम कर रहे थे। और देश का काम कौन कर रहा था? जिनको जिम्मेदारी है उन्हें देश का काम करना चाहिए। देश का काम कर रहे थे। जी पूछा जाए। सर हेल्थ और एजुकेशन दो बड़े मुद्दे हैं। हेल्थ के मुद्दे पर अगर हम बात करें और इधर लखनऊ से पूरब की तरफ बढ़े बलिया तक, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। आज भी गोरखपुर, गाजीपुर, देवरिया में जब कोई गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसको भागकर लखनऊ आना पड़ता है। और ग्रामीण ऋणग्रस्तता का एक बहुत बड़ा कारण है
ये स्वास्थ्य की सेवाएं, तो इस मुद्दे पर लगता नहीं आपको कहीं पीछे छूट गया ये मुद्दा? ये आप जो बात कह रहे हैं देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर उस और महाराजगंज के इलाके में स्वीकार करता हूं कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, हमने 500 बेड का हॉस्पिटल दिया। आपको पता हो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 200 बेड का नेताजी ने दिया था, इंसेफ्लाइटिस वाला वार्ड। एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन दी है मैंने, और एम्बुलेंसेज सर्विसेज दी हैं। जिला अस्पताल कैसे बेहतर हो, मैं इस बात को कहता हूं कि एमबीबीएस सीटें हमने बढ़ाई हैं और लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जहां पहुंचने चाहिए पहुंच ही नहीं रहे डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स लोगों को जहां ड्यूटी देंगे तो वो कहीं ना कहीं से भाग जाएंगे वहां से। तो इसलिए ये चुनौती है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं आने वाले समय में इसका समाधान कैसे हो, क्योंकि गोरखपुर एक सेंटर बन जाएगा मेडिकल का, क्योंकि एम्स के लिए हमने 200 एकड़ जमीन दी है। एम्स अगर बन जाए वहां पर, और दूसरा 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें 500 बेड का मैंने दिया है, और 200 बेड पहले से जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए वार्ड बनाया है। तो मैं समझता हूं, और जो सड़क दे रहा हूं देवरिया से गोरखपुर 4 लेन जोड़ने के लिए और देवरिया से सलीमपुर 4 लेन जोड़ने के बाद, तो कम से कम आने में परेशानी में वहां जल्दी और समय पर पहुंच सकेंगे। राहुल, मेरा आपका तुम पुराना, इसलिए माइक नहीं बोल रहा। अखिलेश जी, 2 अखिलेश यादव नजर आते हैं। एक 2012 के चुनाव से पहले वो अखिलेश था जिसने कहा कि डीपी यादव समाजवादी पार्टी में नहीं आ सकते, और लड़ गए अपने चाचाओं से, अपने पिताजी से कि डीपी यादव किसी भी सूरत में नहीं आएंगे। हमने आपका इंटरव्यू कहा, आपने कहा कि इस तरह के गुंडा एलिमेंट्स की, मुझे याद है सीधी बात में आपने बहुत अच्छे से कहा कि इस तरह के गुंडा एलिमेंट्स की जरूरत नहीं, और वो एक बड़ा फैसला था कि उसके बाद लोग आपके साथ जुड़े। ये दूसरा अखिलेश यादव इस वक्त नजर आता है 2017 के चुनाव से पहले, जो मुख्तार अंसारी की पार्टी का जब विलय होता है, जिसमें हिम्मत ही नहीं अपने चाचाओं के सामने, अपने पिता के सामने खड़े हो और कहे कि मैं वही अखिलेश हूं जिसने डीपी यादव को रोका था, मैं वही अखिलेश हूं जो इस वक्त मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय रोकूंगा। कहां गई सर आपकी हिम्मत? आपको इसका मतलब ना फॉलो कर रहे हैं न्यूज आप, इसका मतलब? हम तो लगातार फॉलो कर रहे हैं। पूरी बात वही हुई जो बात आप कहना चाहते हो, मुझसे कहलवाना चाहते हो। मैंने कहा ना वही बात, मैंने कहा, मैंने क्या कहा आपको जानकारी होगी, मैं समझता हूं जो मैंने कहा। सर कि आपको वो बात भी बतानी चाहिए जो मैंने कहा। सर पहले गुंडे वेलकम नहीं थे, गुंडों की पार्टी से विलय हो आपको। मैंने आपसे कहा कि राहुल जी हमारा आपका पुराना हिसाब किताब बराबर चलता है। देखिए आप मुझसे सवाल पूछने गए थे, आपका माइक नहीं चल रहा था। सर जब आपसे मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, सवाल से बचने लगते हैं। आपने मुझसे सवाल किया, आधा सवाल किया, जो मैंने किया, जो मैंने फैसला किया या जो मैंने कहा वो आपने नहीं बताया, आपको वो भी बताना चाहिए। आप बताइए ना सर, आपको प्रॉब्लम नहीं कि मुख्तार अंसारी की पार्टी से आपकी पार्टी का टाई अप? मैंने आपसे क्या कहा, जो मैंने फैसला किया वो अखबारों में पढ़ा है कि हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते। और जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं और जब जनता के बीच में, आप मेरा स्टेटमेंट पढ़िए, मैंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता और हमारी पार्टी के लोग जिस समय गांव में पहुंच जाएंगे और अपनी बात बता देंगे तो जनता एक बार फिर समाजवादियों को मौका देगी। तो फिर लेने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने तो नहीं लिया सर। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके चेहरे पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मैंने तो नहीं लिया। आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस फैसले में? मैंने तो पहले ही कह चुका हूं, मैं अपना स्टेटमेंट दे चुका हूं। पर आपको नहीं लगता कि बतौर चीफ मिनिस्टर, जैसे आपने पहले डीपी यादव को, फिर आपने कैसे रोका? मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से और मुख्यमंत्री की हैसियत से जो मुझे जवाब देना था और जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे कहना है मैं कहूंगा, और मैं अपनी बात को एकदम साफ कहूंगा। हम लोग ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं, मुख्तार अंसारी नहीं शामिल होंगे पार्टी में, वेलकम नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? बोलते बोलते मैंने कह दिया ना आपसे कि मुख्तार अंसारी नहीं होंगे पार्टी में। अच्छा आप ये बताइए ना, सवाल ये है कि हम विकास की दिशा में ले जा रहे हैं, इतना काम किया है 4 साल में, इसलिए हम क्यों मुद्दों से अलग से हटें? हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएं। एक बड़े नोट पर हम इस चर्चा को खत्म करें अखिलेश जी, एक बड़े नोट पर खत्म कर रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। लेकिन इन सब के साथ हम एक चीज चाहेंगे कि हम लोग जो यूपी में घूम रहे हैं और यूपी के लोग जो सवाल कर रहे हैं, वो किताब हमने तैयार की है खास तौर पे आपके लिए। इसमें लोगों ने अपने हमारे ब्लैक बोर्ड पे लिखा है और उसी की तस्वीरें हैं। नहीं अच्छा, और जो हो सकता है मैं करूंगा जरूर। बिल्कुल।
ये है लोगों का ये सारी और अमूमन मैं ये कह सकता हूँ कि समस्या बराबर ही है। पेंशन नहीं मिल रही, कोटेदार का नहीं है, गली नहीं ठीक है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, नौकरी चाहिए। हाँ बिल्कुल, नौकरी एक बड़ी समस्या है। नौकरी, बेरोजगारी। मैं समझ सकता हूँ। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बात पंचायत से आपने हम तक पहुँचाई है, हमारी जिम्मेदारी है कि पंचायत तक वो बातें पहुँचे काम के माध्यम से। चलो, थैंक यू सर। अखिलेश जी, धन्यवाद स्वरूप एक छोटी सी भेंट हम देना चाहते हैं आपको। आकाश गोइंका, डायरेक्टर गोल्डी मसाले को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी।